इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई प्रॉब्लम ना हो, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। लेकिन लोग अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसका अफसोस उन्हें शायद पूरी ज़िंदगी रह जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि उसके पीछे न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुँच जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। उत्तरी पूर्वी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है करावल नगर, और इसी करावल नगर का एक कॉलोनी आता है महालक्ष्मी विहार। बात कर रहा हूँ मैं 12 अप्रैल 2023 की सुबह सुबह। महालक्ष्मी विहार के मकान नंबर B85 के सामने एक महिला का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। सुबह सुबह गली के लोग जब उस डेड बॉडी को देखते हैं, पूरी गली में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लोग तुरंत ही इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में देते हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले उस महिला की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि उस महिला के शरीर पे कोई भी चोट या घाव का निशान नहीं था, लेकिन उसके गले पे एक निशान जरूर दिखाई दे रहा था, जिसे देख करके लगता है कि शायद उस महिला की गला दबा करके हत्या की गई थी। पुलिस जब उस महिला के बारे में वहां पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पाता है। पुलिस को लगता है कि शायद ये महिला इस इलाके की नहीं रहने वाली है। दरअसल उसकी हत्या कहीं और की गई थी और उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे ठिकाने लगाया गया था। पुलिस सबसे पहले उस महिला की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अब ये हो जाता है कि जब तक उस मरने वाली महिला का शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस उस महिला की शिनाख्त कराने के लिए तरह तरह की कोशिश करना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी उस महिला का शिनाख्त नहीं हो पाता है। देखते ही देखते लगभग 3 दिन का समय गुजर जाता है। आखिरकार पुलिस ही उस महिला के अंतिम संस्कार कर देती है। लेकिन पुलिस अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस अब अपराधी तक पहुंचने के लिए महिला का जहां पे डेड बॉडी मिला था उस इलाके में जाती है और उस इलाके के तमाम CCTV फुटेज को चेक करती है। पुलिस जब CCTV फुटेज को चेक करती है, तो आखिरकार एक CCTV फुटेज में 2 लड़के एक बाइक पर सवार दिखाई देते हैं। दरअसल एक लड़का बाइक चला रहा था, बीच में एक महिला बैठी हुई थी और पीछे एक लड़का उस महिला को पकड़े हुए बैठा था। पुलिस जब उस फुटेज को काफ़ी करीब से देखती है, तो मालूम चलता है कि वो महिला कोई और नहीं थी, बल्कि जिस महिला का डेड बॉडी मिला था वही थी। दरअसल वो महिला आंख बंद करके उस पर बैठी हुई थी, जिसे देख करके लगता है कि शायद उस महिला की पहले ही मौत हो चुकी थी। पुलिस जब उन दोनों लड़के के चेहरे को पहचानने की कोशिश करती है, तो रात का अंधेरा होने की वजह से उन दोनों लड़कों का चेहरा साफ नहीं दिखाई देता है। इसीलिए पुलिस अब उससे आगे बढ़ते हुए जाती है और आगे के सड़कों पे भी तमाम CCTV फुटेज को चेक करती है। कई सारे CCTV फुटेज में वो दोनों लड़के दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे पाता है, जिसकी वजह से पुलिस उन दोनों तक पहुंच नहीं पाती है। पुलिस CCTV फुटेज को चेक करते करते शहादरा के तेलीवाड़ा इलाके तक पहुँच जाती है। तेलीवाड़ा इलाके के CCTV फुटेज जब चेक करती है, तो उस CCTV में एक लड़का उसमें से बाइक लिए हुए रोड पे दिखाई देता है और दूसरा लड़का उस महिला की डेड बॉडी को लेकर अपने कंधे पे आता है और आकर के उसी बाइक पे पीछे की तरफ बैठ जाता है। फिर वहाँ से वो दोनों लड़के बाइक लेकर के रवाना होते हैं। उस CCTV में जब दोनों लड़के दिखाई देते हैं, तो पुलिस को लगता है कि शायद वो महिला इसी तेलीवाड़ा इलाके की रहने वाली है। इसीलिए पुलिस अब उस महिला का एक फ़ोटो लेकर तेलीवाड़ा इलाके के तमाम दुकानदार और पटरी वालों से दिखाकर पूछताछ करना शुरू करती है। आखिरकार एक पटरी वाला उस फोटो को देखकर शिनाख्त कर लेता है और कहता है कि हाँ साहब, मैं इस महिला को जानता हूँ। दरअसल इसका नाम माही है। माही, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास। पुलिस जब माही के बारे में उस पटरी वाले से पूछताछ करती है, तो पटरी वाला कहता है कि साहब, माही पारुल मैडम के साथ रहता है। पुलिस उस पटरी वाले से पूछताछ करती है कि पारुल कहाँ रहती है। इस पर पटरी वाला कहता है कि साहब, पारुल मैडम जाट धर्मशाला के पीछे रहती है। पुलिस पटरी वाला से कहती है कि हमें लेकर पारुल के घर पे चलो। पटरी वाला जब पुलिस को लेकर के पारुल के घर पे जाता है, तो देखते हैं कि वहाँ पे घर के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। पटरी वाला कहता है कि साहब, पारुल मैडम इसी मकान में रहती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप मकान मालिक से पूछ लो।
पुलिस जब मकान मालिक को बुलाती है पूछताछ करने के लिए, मकान मालिक जब पुलिस के वालों के सामने जाता है तो पुलिस वालों को देखकर थर-थर कांपने लगता है। पुलिस जब मकान मालिक से पारुल के बारे में पूछताछ करती है तो मकान मालिक कहता है कि साहब पारुल तो कल ही मकान खाली करके चली गई। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि माही पारुल के ही साथ मेरे मकान में रहती थी। मकान मालिक जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस मकान मालिक से पूछताछ करती है कि पारुल का नया मकान कहाँ पे है। इसमें मकान मालिक कहता है कि साहब पारुल ने अपने नए मकान के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया है, लेकिन पारुल जब यहाँ पे अपना सामान खाली कराने के लिए आई थी तो अपने साथ में एक तांगे वाले को लेकर के आई थी। पुलिस फिर से उसी पायदान पे आकर के खड़ी हो जाती है, लेकिन पुलिस भी अपने जिद पर उतर जाती है अपराधियों तक पहुँचने के लिए। पुलिस को अब लगता है कि शायद अब पारुल तक पहुँचाने में तांगे वाला ही हमारी मदद कर सकता है। तांगा वाला जो शहादरा के फ्लाईओवर के नीचे बस स्टैंड है। पुलिस अपने टीम के साथ शहादरा के फ्लाईओवर के नीचे तांगे वाले के बस स्टैंड पे जाती है और वहाँ पे तांगे वालों से पूछताछ करना शुरू करती है। आखिरकार वो तांगा वाला भी वहाँ मिल जाता है जो पारुल का सामान तेलीवाड़ा से लेकर के उसके नए मकान तक पहुँचाया था। पुलिस जब उस तांगे वाले से पूछताछ करती है तो तांगे वाला कहता है कि हाँ साहब, कल मैंने तेलीवाड़ा से एक घर खाली करके और उस मैडम का सामान लेकर के कांति नगर में ले गया था। पुलिस तांगे वाला से कहती है कि हमें उस नए मकान पर लेकर के चलो। तांगे वाला जब पुलिस वालों को लेकर के पारुल के नए मकान पर जाता है तो पारुल अपने घर पे ही मिल जाती है। दरअसल उस वक्त पारुल अपने छोटे भाई विनीत के साथ घर पे ही मौजूद थी। पुलिस जब पारुल के घर पे जाती है तो पारुल के साथ साथ उसके छोटे भाई विनीत को भी अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर पारुल से माही की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो पारुल इधर उधर की बातचीत करती है, लेकिन पुलिस जैसे ही पारुल के साथ में सख्ती से पेश आना शुरू करती है, आखिरकार पारुल मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। पारुल कहती है कि साहब, माही की हत्या मैंने नहीं किया है बल्कि मेरे छोटे भाई अमित ने किया है। पुलिस जब पारुल से अमित के बारे में पूछताछ करती है तो पारुल कहती है कि साहब, मुझे अमित के बारे में कुछ नहीं मालूम है। लेकिन पुलिस अब अमित की इतने सरगर्मी से तलाश करना शुरू करती है कि आखिरकार उसी दिन ही एक खबरी के तहरीर पे अमित को भी अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। पुलिस जब अमित से माही की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, अमित जब माही की हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस वाले भी कुछ देर तक अमित की तरफ देखते ही रह जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक 5 साल पहले, साल 2017 में। अमित के पिता का नाम है विनय कंवर। विनय जो उत्तर प्रदेश के बागपत जिला के कागदीपुर गांव का रहने वाला है। विनय के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और 2 बेटा। बेटी का नाम है पारुल, दूसरा बेटा है अमित और सबसे छोटा बेटा है विनीत। विनय के पत्नी बहुत साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। विनय जो एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का परवरिश करता है। लेकिन पारुल जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, विनय अपनी बेटी की शादी विनोद से कर देता है। विनोद जो दिल्ली का रहने वाला है। पारुल जब विनोद से शादी करके दिल्ली जाती है तो अपने साथ में अपने भाई अमित को भी साथ लेकर जाती है, क्योंकि अमित को अपने पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था। अमित जब अपनी बहन के साथ उसके ससुराल दिल्ली में जाता है तो वहीं पे एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करने लगता है, जहाँ से थोड़ी बहुत पैसे भी कमाता है। लेकिन अमित जैसे ही थोड़ी बहुत पैसे कमा लेता है, उन्हीं पैसों से एक मोबाइल खरीद लेता है और उसके बाद से अमित का मैक्सिमम समय सोशल मीडिया पर व्यतीत होने लगता है। इसी मोबाइल के फेसबुक के जरिए साल 2017 में ही अमित की दोस्ती माही से होती है। माही जो उत्तराखंड के हरिद्वार के मिर्ज़ापुर गांव की रहने वाली है। अमित और माही के बीच में जब फेसबुक के जरिए दोस्ती होती है, उसके बाद से दोनों फ़ोन के जरिए बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अमित और माही के बीच में जब फ़ोन के जरिए बातचीत शुरू होता है, आखिरकार बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अमित और माही का प्यार का परवान जब चढ़ता है, दोनों शादी करने का इरादा कर लेते हैं। इसीलिए साल 2017 में ही अमित दिल्ली से चलकर हरिद्वार में पहुंचता है। उधर माही अपने घर से कुछ सामान लेकर घर छोड़ देती है और हरिद्वार में ही अमित से मुलाकात करती है। उसके बाद से अमित माही को लेकर सीधे अपने कागदीपुर गांव अपने घर पे पहुंच जाता है और अपने घर में ही माही को लेकर रहने लगता है। अमित जब माही को लेकर अपने घर पे पहुंचता है तो माही से शादी नहीं करता है, बल्कि बिना शादी किए ही उसे अपने घर में रखने लगता है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन पुलिस अमित और उसके पिता को एक हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लेती है और फिर दोनों को जेल भेज देती है। अमित जब इधर जेल चला जाता है, उसके बाद से माही अमित की बहन पारुल के पास दिल्ली चली आती है।
उसके बाद से माही अमित का इंतजार करने लगती है कि जब अमित जेल से छूट कर आएगा उससे शादी कर लेगी। लेकिन माही जब पारुल के पास दिल्ली में जाती है, वहाँ पे जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, इधर पारुल का पति विनोद भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन पारुल का पति जब इस दुनिया को छोड़ के जाता है, उसके बाद से पारुल की ज़िंदगी में कई तरह की परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती है। हालात इतना काफ़ी गंभीर हो जाता है कि पारुल अपना भी खर्चा ठीक से नहीं उठा पाती है। इसके बावजूद भी माही को अपने साथ ही रखती है। पारुल अपना खर्चा उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और आखिरकार उसके जीवन में इरफान चला आता है। और फिर पारुल और इरफान के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। पारुल और इरफान के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, पारुल इरफान से शादी नहीं करती है, बल्कि दोनों ही लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, जैसे ही 5 साल का समय गुजरता है, नवंबर 2022 में इधर अमित जेल से पेरोल पर छूट करके बाहर आता है। अमित जैसे ही जेल से छूटकर बाहर आता है, सीधे अपनी बहन पारुल के पास जाता है। इधर माही जब अमित को देखती है, देखकर काफ़ी खुश होती है। माही को लगता है कि आखिरकार अब उसका सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि अब अमित जेल से छूटकर बाहर आ गया है और अमित अब उससे शादी कर लेगा। अमित जैसे ही जेल से छूट करके बाहर आता है, उसके बाद से माही उससे शादी करने के लिए दबाव डालने लगती है। लेकिन जैसे ही शादी के बाद कहती है, इस पे अमित की बहन पारुल अमित को समझाते हुए कहती है कि तुम किसी भी कीमत पे माही से शादी मत करना, बल्कि हो सके तो माही को उसके अपने घर भेज दो और तुम किसी ऐसी लड़की को पटाओ जिसके बाप के पास ढेरों सारा पैसा हो, क्योंकि हमारे घर की माली हालत वाकई में बहुत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। पारुल जैसी इस तरह की बातें अमित से कहती है, तो अमित अपनी बहन को जवाब देते हुए कहता है कि मेरे जीवन में इतना काफ़ी धब्बा लग चुका है कि कोई भी अमीर व्यक्ति अपनी बेटी को मुझे नहीं देगा। अमित जैसे इस तरह की जवाब देता है, तो पारुल अपने भाई को एक सुझाव देते हुए कहती है कि बेहतर है कि माही को उसके घर मत भेजो, बल्कि किसी ग्राहक से बेच दो, जिससे हमें मोटा रकम मिल जाएगा और हमारी माली हालत भी सुधर जाएगी। पारुल जैसे ही इस तरह की सुझाव अमित को देती है, तो अमित को भी ये सुझाव कहीं ना कहीं पसंद आ जाता है। उसके बाद से अमित और पारुल एक कस्टमर की तलाश करना शुरू कर देते हैं। कस्टमर तो बहुत सारा मिलते हैं, लेकिन कोई भी माही के लिए मोटी रकम देने के लिए तैयार नहीं होता है, इसीलिए वो माही को बेच नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इधर माही भी अब अमित के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है, जिसकी वजह से माही और अमित के बीच में अब झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। 11 अप्रैल 2023 को अमित के घर पे अमित और केवल माही ही मौजूद थे। दोनों जब घर में अकेले बैठे थे, माही उस वक्त भी अमित से शादी करने का दबाव डालने लगती है और फिर इसी बात को लेकर माही और अमित के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। लेकिन इस बार जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, अमित इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही माही की गला दबाकर हत्या कर देता है। माही जैसे इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, उसके बाद से अमित अपने आप को बचाने के लिए अपनी बहन पारुल के नंबर पर फ़ोन करता है और माही की हत्या के बारे में बताता है। जैसे ही अपनी बहन से सारी सच्चाई बताता है, तो पारुल भी अपने भाई को बचाने के लिए एक चाल चलती है और इस षड्यंत्र में अपने प्रेमी इरफान को शामिल कर लेती है। पारुल इरफान से कहती है कि मेरे भाई ने माही की हत्या कर दिया है और उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। पारुल जैसी इस तरह की बातें इरफान से कहती है, तो इरफान भी पारुल के प्यार में इस कदर से अंधा हो चुका था कि पारुल का ये काम करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है और फिर ये तीनों रात्रि होने का इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे ही रात्रि हो जाता है, पूरा गली मोहल्ला नींद की गहराइयों में सो जाता है, पूरा इलाका सन्नाटे में छा जाता है। इरफान अपनी बाइक ले करके तेलीवाड़ा के बाहर रोड पे खड़ा हो जाता है। उधर अमित माही की डेड बॉडी को अपने कंधे पर लेकर आता है और इरफान के बाइक पे पीछे बैठ जाता है। उसके बाद से इरफान बाइक चलाने लगता है। बीच में माही की डेड बॉडी होता है, जो अमित सहारे लेकर के पीछे की तरफ बैठ जाता है। फिर ये दोनों माही की डेड बॉडी को लेकर महालक्ष्मी विहार में जाते हैं और वहीं पे माही की डेड बॉडी को फेंककर वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में अमित जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, तो पुलिस अमित के तहरीर पे पारुल के प्रेमी इरफान को भी अपनी कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन तीनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।